तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना शुभम सर, सीमा क्लासेस के इस फेवरेट चैनल पे आपका स्वागत है। बेटा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर था जो हमने ये क्लास पढ़ा दिया था। बहुत सारे बच्चों का ये क्लासेस छूट गया था, तो जो स्केप क्लासेस है उसी को हम क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको आने वाले टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो अपकमिंग संडे को होने वाला है। तो हमारे पास क्या था कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे आपको कि सर्कुलेशन क्या है और बॉडी फ्लूइड क्या है। हमारे यहाँ बॉडी फ्लूइड का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड आपको पाए जा रहे हैं उसी को हमने क्या बोला, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में हमारे पास एक ब्लड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिम्फ होता है। यानी ब्लड और जो लिम्फ है ये दोनों के दोनों क्या है, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड सिस्टम बनाते हैं। अब यही फ्लूइड क्या करता है कि हमारे यहाँ मिनरल्स, आयन जितने भी होते हैं, क्लियर, और जितने भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड वगैरह होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो ब्लड जो होते हैं हमारे पास सभी को ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स, आयंस का। तो हमारे पास हमने ये कहा कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहला हमें क्या देखने को मिला, फ्लूइड देखने को मिला, और दूसरा हमें क्या देखने को मिला, सर्कुलेशन। तो फ्लूइड के नाम पे हमारे पास क्या हमें पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, लिम्फ पढ़ना है। और सर्कुलेशन क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे किसी भी एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें किसी सब्सटेंस का क्या करना है, अगर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम जो होना चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। यानी ब्लड सर्कुलेशन जो था, यानी हमारे यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, तो डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट थे और उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अब हमें यह देखना है कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी कैसे की। क्लियर, ये हमें आपको बताएंगे कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। आगे बढ़ते हैं हम अपने पास, ब्लड किसे कहते हैं। यानी सबसे पहले बॉडी फ्लूइड में हमने किसको जिक्र किया है, ब्लड को जिक्र किया है। तो ब्लड आइए देखते हैं किसे कहते हैं। हमने कहा कि ब्लड एक तरीके का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक स्पेशल नाम आया है। ऐसा क्या है स्पेशल इसमें, तो हमने ये कहा कि कोई भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू हमने यहाँ पे बनाया। हर एक कनेक्टिव टिश्यू की खास बात क्या होती है कि ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बनाती है और यही मैट्रिक्स बनाती है। हमने कहा कि सभी के सभी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बनाती हैं और हमारे पास क्या बनाती हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि ब्लड एक तरीके का ऐसा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, न तो ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बनाता है और न ही मैट्रिक्स। यानी हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर क्या होते हैं, इनके पास एब्सेंट होते हैं। और मैट्रिक्स के पास हमारे पास क्या है कि ये प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा सेल्स नॉट सिक्रीट है। ठीक है, यानी ये प्लाज्मा सेल्स भी सिक्रीट नहीं करते। इसलिए हमने कहा कि स्पेशल इसीलिए बोला गया। सारे के सारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के पास हमारे पास क्या होते हैं, न तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होते हैं और ना ही मैट्रिक्स पाई जाती है, यानी इनके प्लाज्मा सेल्स नहीं बनाएंगे। तो यानी हमने ये कहा कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, हमने कहा कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर भी नहीं बना रहा है और ये ईसीएफ भी नहीं बना रहा है, इसलिए इनको हमने क्या बोला, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि रिमार्क डाल करके हमने लिखा ऑल कनेक्टिव टिश्यू हैज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और मैट्रिक्स, जबकि ब्लड के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सारे इस कनेक्टिव टिश्यू से अलग दिखाई देता है, इसलिए तो स्पेशल हुआ। दूसरा पॉइंट हमने आपसे ये बताया कि आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है कि ब्लड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं धीरे धीरे। एक सामान्य अगर पुरुष की बात करेंगे तो उनमें ब्लड का वॉल्यूम, और एक सामान्य महिला की बात करेंगे तो उनमें ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। हमने ये कहा कि मेन के अंदर जो होते हैं, मेल के अंदर हमारे पास ब्लड का जो वॉल्यूम होता है 5 से 5 पॉइंट लीटर होता है। यानी अगर उनका टोटल वेट अगर हम बात करेंगे, एवरेज वेट जितना आपके यहाँ पाई जाती है उसका 8% हमारे पास क्या है, ब्लड है। और ऐसे ही फीमेल के अंदर क्या होता है कि वो अपने टोटल वेट का, बॉडी वेट का कितना परसेंट, 7% उनके पास क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, यानी 4 to 4.5 लीटर। यानी ये देखा गया है सामान्यतः कि महिलाओं के अंदर थोड़ा सा ब्लड का वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू मेल। क्लियर, शायद तभी तो किसी दूसरे का चूसती है खून, है ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास पीएच की बात कर लेते हैं। अगर ब्लड के पीएच की बात करेंगे
तो ब्लड के पीएच की बात अगर करेंगे तो ब्लड हमारे पास एल्कलाइन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा एल्कलाइन किसे कहते हैं? ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल है। हमने ये कहा कि वाटर सोल्यूबल बेस को, वाटर सोल्यूबल बेस को ही हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन बोलते हैं। यानी सारे बेस एल्कलाइन नहीं हो सकते, यानी कुछ ही बेस एल्कलाइन है जो वाटर सोल्यूबल है, और जो वाटर सोल्यूबल है वो एल्कलाइन नहीं है। तो आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाते ही होंगे ऑल एल्कलीज आर बेस, ठीक है, जितने एल्कलीज हैं वो सब के सब बेस हैं, बट सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि अगर पीएच की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.2 के आसपास रेंज होती है, और हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनका जो पीएच का रेंज होता है वो 7.4 के आसपास होता है। कई जगह पे ये ऐसी वैल्यू दे दी जाएंगे कि 7.2 से लेकर के 7.4 या 7.4 से लेकर के 7.8, तो ये भी वैल्यू आपको कभी कभी ऐसे वेरिएबल मिलते रहेंगे। क्लियर? बट आपको जानकारी नहीं रखनी है, पीएच के एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाना। क्लियर? आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि ये क्या है? एल्कलाइन, यानी हमारे पास जो ब्लड होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। हमें यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, कभी भी पीएच से क्वेश्चन नहीं उठते। आपको एक और एडिशनल जानकारी हम बता दें कि आंसू का, टीयर्स का और ब्लड का पीएच एक जैसा होता है। शायद तभी दुनिया कहते हैं खून के आंसू रुलाएंगे, यानी वो बताना चाहते हैं कि एल्कलाइन और हमारे पास एल्कलाइन का नेचर कौन से हैं? एक आंसू है और एक हमारे पास क्या है? ब्लड है। यानी खून और आंसू दोनों के पीएच सेम होते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि ब्लड वॉल्यूम हमने बताया, ब्लड वॉल्यूम के बाद हमने क्या बताया? पीएच की बात कर ली। तो पीएच के बाद अब बात आगे करते हैं हम कि ब्लड हमारे पास क्या किससे किससे मिलकर के बना है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी हमारे पास क्या है कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? यानी हमारे पास क्या है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि ब्लड जो होता है वो दो लोगों से मिलकर के बना होता है। कितने लोगों से मिलकर के बना है? दो लोगों से मिलकर के बना है। एक हमारे पास ब्लड प्लाज्मा और एक हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट। यानी ब्लड जो होता है वो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं उसके, एक हमारे पास क्या? ब्लड प्लाज्मा और एक हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है कि बेसिकली सब का सब लिक्विड पार्ट होता है। 90 से लेकर के 92% इनके पास क्या पाए जाते हैं? वाटर पाए जाते हैं। 6 to 7% आप कह सकते हैं या 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन पाए जाते हैं। बाकी 1% में अदर मिनरल्स आयंस भी आएंगे आपको, जिसमें आपके ग्लूकोज भी आएंगे, जिसमें आपके अदर फैक्टर्स भी आते हैं। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में एक वाटर पाया गया 90 से लेकर 92%, प्रोटीन जो पाया गया 6 से लेकर के 8%, अदर में 1% में अगर बचता भी है तो 1% में हमारे पास मिनरल साइंस और सॉल्ट वगैरह भी आएंगे। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे टोटल ब्लड का जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% बनाता है। कितना बनाता है? 55% बनाता है। और हमने ये कहा कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो 45 बनाएगा। जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है। तो हमने ये कहा कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है कि ये 3 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एरिथ्रोसाइट्स, एक होता है ल्यूकोसाइट्स और एक होते हैं हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट और हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स और हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स, ये 3 कंपोनेंट मिल करके ही क्या बनाते हैं? हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% बना रहा है। यानी अपने आपने देखा होगा कि सर ल्यूकोसाइट WBC है और हमारे पास RBC का जो शेप है वो हमारे पास क्या है? रेड कलर का है। अगर हम इनके बात को ध्यान से समझेंगे तो पूरा का पूरा ब्लड हमारा क्या होता है? रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है हमारे पास RBC, इसलिए रेड कलर जो होती है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि रेड कलर की ही दिखाई दे रही हैं। अब हम सबसे पहले जिक्र करना चाहते हैं किसकी? ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट्स का हम सबका जिक्र करेंगे तो नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट को हमने क्या किया? ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड किया है। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर, इनके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आने लगे तो वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। अगर इनके साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स वही एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। अब बात आती है कि ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक इजिनोफिल्स, एक बेसोफिल्स और एक न्यूट्रोफिल्स। यानी इनके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास क्या है? इजिनोफिल्स, एक ही हमारे पास क्या है? बेसोफिल्स और एक हमारे पास क्या है? न्यूट्रोफिल्स।
और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है मोनोसाइट्स और एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट आपको बताए जाते हैं। अब लिम्फोसाइट्स को भी हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स और एक हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अगर हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की, तो टोटल ब्लड प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 55% ब्लड का बना रहा है, और जिनके अंदर हमने ये कहा ये कैसे कलर के होते हैं, स्ट्रॉ कलर के होते हैं या पेल येलोइश कलर के होते हैं, ये फ्लूइड पार्ट मैक्सिमम होते हैं। क्लियर। अब हमने ये कहा कि फ्लूइड पार्ट, हमने कहा कि टोटल ब्लड में जो भी फ्लूइड पार्ट होता है वो मैक्सिमम ब्लड प्लाज्मा ही होता है। अब वाटर का कंटेंट इनमें क्या है, बहुत ज्यादा है, 90 से लेकर के 92% यहाँ पे वाटर पाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो फ्लूइड पार्ट ही तो बनाएगा मैक्सिमम। अब बात आती है अदर मिनरल साइंस की, बात करते हैं। अब कहोगे सर जी प्रोटीन कहाँ गया, प्रोटीन के बारे में डिटेल अगले स्लाइड में है हमारे पास। हमारे पास क्या होता है कि मिनरल्स और आयंस की जो संख्या है हमारे पास, तो ये क्या है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, फॉस्फेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनेट आयन है। यानी ये कई सारे जो मिनरल साइंस आपको बताए जा रहे हैं, और सॉल्ट के नाम पर हमारे पास क्या होते हैं, NaCl पाए जाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। क्लियर। फिर हमने कहा कि न्यूट्रिएंट के नाम पर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट के नाम पे ग्लूकोज पाए जाएंगे, वाइटामिन पाए जाएंगे, फैट पाए जाएंगे और प्रोटीन पाए जाएंगे। अदर मिनरल्स में हमारे पास क्या आएंगे कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, हार्मोन होते हैं, ये सब चीजें इनमें भी आती हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कि प्रोटीन हमारे पास टोटल ब्लड के अंदर, अगर ब्लड प्लाज्मा है तो उसका 6 to 8% क्या बनाता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन बनाता है। अब हमने ये कहा कि प्रोटीन को हमने क्या कहा कि ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला है एल्बुमिन, दूसरा हमारे पास ग्लोब्यूलिन, तीसरा हमारे पास फाइब्रिनोजन और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम बात करते हैं एल्बुमिन का तो ये 4% बनाता है, ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो ये कितना परसेंट बना, 2 to 4% बनाएगा। फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो ये ट्रेसेस अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी 0.1 के आसपास पाए जाते हैं सबके। अब इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना था। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन की बात करेंगे तो ये क्या है, एल्बुमिन है। एल्बुमिन को प्रोड्यूस कौन करता है, वो लीवर करता है, लीवर बनाता है। और हमारे पास ये किस में मदद करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, हमारे बॉडी का जो आयनिक कंसंट्रेशन है, जो मिनरल्स आयंस होते हैं, वो हमारी बॉडी फ्लूइड से क्या होने चाहिए, होम्योस्टेसिस होनी चाहिए, यानी मेंटेन होने चाहिए। तो ये कोलाइडल ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। फिर हमने ये कहा कि ग्लोबुलिन क्या है, तो ग्लोबुलिन के बारे में बोला गया है कि प्रोड्यूस कौन करता है, मास्ट सेल्स करते हैं। और ये किस में मदद करते हैं, ये डिफेंस सिस्टम में हमारे मदद करते हैं। और ग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये 3 तरह की ग्लोबुलिन आपको बताई जाती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है बीटा ग्लोबुलिन और एक कह सकते हैं गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन भी हमारे लीवर ही बनाते हैं। और ये किसमें मदद करते हैं, दोनों के दोनों ये प्रोड्यूस हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में, यानी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम किसका है बताइए, ये ग्लोबुलिन का है। बट गामा ग्लोबुलिन एक स्पेशल ग्लोबुलिन है, हम आपको समझा रहे हैं गामा ग्लोबुलिन क्या है। ये एक तरीके का ऐसा ग्लोबुलिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, यानी ये हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। गामा ग्लोबुलिन को इसीलिए बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती हैं, इसलिए इनको हमने बोला है क्या, ये इम्यूनोग्लोबुलिन। दूसरा पॉइंट आता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज ही तो हमारे फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के काम आती हैं। हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर करता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी ही अटैक करती है उनके ऊपर, और इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, गामा ग्लोबुलिन, इसलिए इनको बोला गया है इम्यूनोग्लोबुलिन। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में अच्छे से जिक्र किया गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में हमने क्या कहा है कि ये 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, एक IgG, एक IgA, एक IgM, IgD और IgE। सबसे अगर ज्यादा गामा ग्लोबुलिन अगर पाई भी जा रही है तो वो कौन सी पाई जा रही है, IgG टाइप के। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं IgG क्या है। वही बात आती है, एक गामा होती है, एक अल्फा होती है, एक हमारे पास क्या होता है म्यू होता है, एक हमारे पास डेल्टा होता है और एक हमारे पास एप्सिलॉन होता है। इन्हीं के नामों पे रखा गया है ये।
यानी अगर हमारे पास गामा ग्लोबुलिन है तो ये क्या होगा, IgG होगा। अगर हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन है तो यहाँ पे IgA होगा। अगर हम बात करते हैं म्यू की तो IgM होगा। सब उसी के नाम पे रखे गए हैं बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। अब हमने ये कहा कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो किसमें मदद कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। और इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है बताइए, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड पॉइंट आता है कि सबसे मैक्सिमम में क्या बताया, IgG, मिनिमम में क्या बताया, ये IgE। यानी ये सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सीक्वेंस यही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये हमारी क्या है बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर ही है, हमने लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले IG है, IgA, फिर उसके बाद IgM, IgD और IgE। सबसे ज्यादा हमारे पास IgG ही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि कुछ बातें और रिमार्क डाल करके लिखनी है। जहां पे हमने बताया था कि अदर मिनरल्स आयंस कंसेंट्रेशन का पाए जा रहे हैं तो उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्लोराइड आयन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पाए जाते हैं, सोडियम आयन, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि प्लाज्मा के अंदर सबसे मिनिमम कंसेंट्रेशन अगर किसी का पाया जाता है मिनरल साइंस का तो किसका पाया जाता है, आप आंख बंद करके बताइएगा, मैग्नीशियम आयन का। अगर सबसे ज्यादा अगर प्लाज्मा सेल्स के अंदर पाया जा रहा है किसी भी का भी कंसेंट्रेशन तो क्लोराइड आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सॉल्ट क्या होते हैं, ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये बफर की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर। यानी बफर क्या है, एक तरीके का ऐसा मटेरियल है जो एसिड में हम चाहे बेसिस में किसी भी तरीके से अगर हम उनको डाल रहे हैं किसी भी एक्वा सोल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक मीडियम में, वो अपना नेचर चेंज नहीं करते, उसी को हम क्या कहते हैं, बफर। और बफर हमारे पास कौन है, ये बाइकार्बोनेट आयन बफर का काम कर रहे हैं। अब ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर हम ये देखते हैं कि शुगर भी पाए जा रहे हैं। शुगर का कंसेंट्रेशन इतना होना चाहिए, 80 से लेकर के 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। फैट का भी 150 से लेकर पर डेसीलीटर, और यूरिया का भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 27 से लेकर के 30 मिलीग्राम होनी चाहिए पर डेसीलीटर। यानी ये आपको थोड़ा बहुत डाटा आपको याद होना चाहिए। क्लियर। और याद क्या, आपको याद ही करना है क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनने के साथ साथ आप क्या है, जीवन के एक बहुत ही भविष्य के डॉक्टर हैं। और हमारे भारत का जो भविष्य है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सुनहरा होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें आपको क्या करना होगा, एक अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे और उसी फैसले पे अपने आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ की बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन के पास सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन अगर कहीं पे पाई जा रही है तो सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन क्या है बताइए, फाइब्रिनोजन। और सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन की अगर बात की जाएगी तो कौन आएगा हमारे पास, एल्बुमिन। ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज में होती है बट हमारे पास नंबर में ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजन, और स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे तो एल्बुमिन। इसके बाद आता है हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें समझना है। ये हमारे पास क्या होते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है। क्लियर। क्योंकि फाइब्रिनोजन के फंक्शंस वगैरह के बारे में अब हमने बताया होगा कि इनके फंक्शन नहीं बताया क्या, क्या देखते हैं। क्लियर। चलिए, फाइब्रिनोजन के बारे में तो यहाँ लिखा था। ठीक है। फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो हमारे पास किस में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। क्लियर। इनके बारे में तो बता दिया, अब भावनाओं में बह करके इनको हम भूल गए थे ना। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमें बात याद रखनी है, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करते हैं। किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं आइए देखते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में ये कुछ इस तरीके से मदद करते हैं कि ये एक कैस्केड प्रोसेस में वर्क करते हैं। कैस्केड प्रोसेस क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। जब कोई भी दो रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई एक थर्ड तरीके का क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो थर्ड प्रोडक्ट हमारा बना वो दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। तो यानी हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो ए है और ये रिएक्ट करके क्या बनाया, सी बनाया। बट सी किसके लिए काम करेगा बताइए, कैटलिस्ट का काम करेगा अगर कोई भी डी से ई में कन्वर्जन हो रहा है तो। और जब डी से ई में कन्वर्जन हुआ, ई किसका काम करेगा, एक कैटलिस्ट का काम करेगा और ये एफ को जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। फिर यही जी कैटलिस्ट का काम करेगा और वो ऐसे ही आगे चल करके प्रोसेसेस में करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पर आगे की बात करते हैं। तो ये हमने बताया कि अगर हमें कभी भी चोट लगे, हम मान चलते हैं ये हमारा एक थोड़ा सा हाथ है और इस हाथ में हमारे पास क्या लगा, थोड़ा सा चोट लग गया, और चोट लगने के बाद यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लड हमारे पास जर्क लग गए, ठीक है, इंजरीज हो गए हमें, ये इंजर्ड हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये इंजर्ड टिश्यूज हमारे, क्लियर, ये इंजर्ड टिश्यूज हुए हमें। अब हमने ये देखा जब भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं तो वहां पे दो चीजें एक्टिव होती हैं, एक तो उसके आसपास प्लेटलेट्स आ जाती हैं, प्लेटलेट्स आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हम आपको बता रहे हैं क्यों, क्योंकि क्या है कि जब भी हमें कभी भी चोट लगती है तो चोट जहाँ पे लग रही है एट द साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यूज, वहां से और प्लेटलेट से एक केमिकल सिक्रीशन होता है, और उस केमिकल सिक्रीशन का नाम है क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। उस केमिकल सिक्रीशन का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स किसमें मदद करता है, हमारे लिंक रिएक्शन में मदद कर रहा है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिंक रिएक्शन, यानी एक तरीके का कैस्केड प्रोसेस है। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या होता है कि एक तरीके का ये एंजाइम्स है, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम्स, प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, एक्टिव थ्रोम्बिन में। होता क्या है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो फॉर्म्ड बाय लीवर, किस, कौन बनाता है, लीवर बनाता है, ठीक है, और किसकी मदद से, विटामिन के की मदद से, क्लियर। यानी हमारे पास क्या है कि ये विटामिन के की मदद से प्रेजेंस में हमारे पास लीवर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। अब इसी दौरान क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज दो काम करता है, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, पहले तो कन्वर्ट कर दिया, और उसी दौरान हमारे पास क्या होता है, ये इनएक्टिव करता है, इनएक्टिव करता है किसको, हिपेरिन को। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद नहीं करने देता, एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन। और जब ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है तो हमारे ब्लड बिना कोगुलेशन के आराम से ब्लड वेसल्स में बह रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर इंजर्ड होती है टिश्यूज, तो वो सबसे पहले क्या करता है, ये इनएक्टिव करता है हिपेरिन को, कि भैया आप इनएक्टिव हो जाइए और आप अपना काम मत करिए, क्योंकि मुझे कोगुलेशन कराना है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी चोट लगती है तो यही पहले इनएक्टिव क्या होता है, वो हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है किसमें, थ्रोम्बिन में, एक्टिव एंजाइम्स हैं, और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ही होगा सारा कार्यक्रम। अब बात आती है कि फाइब्रिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फाइब्रिनोजन में। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि थ्रोम्बिन ही काम करता है फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होने का काम करता है। और यही जो फाइब्रिनोजन आपको बताया जा रहा है, ध्यान से, ये जो प्रोथ्रोम्बिन आपको बताया गया, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करता है, आप एरो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो दिया गया फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें बताइए, फाइब्रिन में, क्लियर। अब बात आती है कि ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो रहा है फाइब्रिन में, तो फाइब्रिन एक तरीके का क्या बनाता है कि फाइब्रस बनाता है, लेयर बनाता है, और ये फाइब्रस लेयर आगे चल करके क्या करते हैं कि ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, कहाँ पे, एट द साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यूज, और वहां से क्या होते हैं, स्कम निकल आते हैं। यानी स्कम का मतलब आप कह सकते हैं कि सीरम वगैरह बाहर आ जाता है और ब्लड वहीं पे क्लॉट हो जाता है, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रहा है, वहां पे कितना समय लगता है, 2 to 4 मिनट लगता है ब्लड क्लॉटिंग होने में, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये डार्क स्ट्रक्चर जो आपको बताए जा रहे हैं, यही हमारा स्कम है, क्लियर। आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आगे की तरफ देखते हैं क्या आता है। अब कुछ बातें हमें नोट डाल करके बातें याद रखनी थी। क्या बातें हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब ब्लड के अंदर से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को मैं निकाल दूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम। यानी ब्लड में से मैंने क्या माइनस किया, क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस किया, तो हमारे पास जो बचेगा वही हमारा क्या है, सीरम है। फिर हमने ये कहा कि ब्लड में से अगर मैं क्या करूं, फॉर्म्ड एलिमेंट गायब कर दूं, क्या गायब कर दूं, फॉर्म्ड एलिमेंट में गायब कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा, क्लियर। फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है। तो आगे हमें इस नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आता है कि अभी तक तो ब्लड प्लाज्मा हमने पढ़ा था,
अब ब्लड प्लाज्मा का कुछ फंक्शन है, यानी ये किसका फंक्शन है बताइए, हमारे प्लाज्मा का। प्लाज्मा जो होता है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। किस में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्लाज्मा हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा हमारे पास अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सभी जगह तक पहुंचाने का काम ब्लड प्लाज्मा ही करता है मैक्सिमम। फिर अगर हमने ये कहा कि रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम प्लाज्मा ही करता है। अक्सर क्या होता है कि जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है किसी भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर 0.9% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होती है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 100 अगर हमारे पास क्या है ml ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो उनमें हमारे पास 0.9 जो ग्राम होगा वो NaCl होगा। ये कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं। जैसे हमने अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, क्लियर, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो NaCl का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.9% वॉल्यूम है। इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। विटामिन के हमारे पास क्या करते हैं, ये मदद करते हैं किसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोथ्रोम्बिन। हमने ये कहा था प्रोथ्रोम्बिन, आपको याद आया होगा कि प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बताया, ये बनाता कौन है, लीवर। किसकी मदद से, विटामिन के की मदद से। यानी अगर किसी भी तरीके का विटामिन के की अगर कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। समझ रहे हैं बात। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि फॉर्मेशन अगर प्रोथ्रोम्बिन का है तो कहाँ हो रहा है बताइए, लीवर के अंदर हो रहा है। दूसरा नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, हमारे पास ये फंक्शन था ब्लड का, ब्लड प्लाज्मा का। अब बात आती है ब्लड प्लाज्मा हमारा यहाँ पे खत्म होता है तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में ये बताया गया है कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो 45% बनाते हैं, और 45% में हमारे पास क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये तीन तरीके के हमारे पास क्या पाए जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं। जिसमें से अगर हम नंबर काउंटिंग की बात करेंगे तो 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³ होता है इनका, सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। फिर अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 6000 से लेकर के 8000 इनके पास पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी पर mm³। अगर यही प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स में हमारे पास क्या होते हैं, 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर mm³। ये इतने हमारे पास पाए जा रहे हैं। यानी अगर संख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या पाई जा रही है बताइए, सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जा रही है। फिर उसके बाद क्या पाई जा रही है, प्लेटलेट्स पाई जा रही हैं, और प्लेटलेट्स के बाद क्या पाई जा रही है बताइए, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे यहाँ क्या है, कम। क्लियर। तो फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 45% है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में भी हमारे पास ब्लड सेल्स कितने हैं बताइए, 3 तरीके के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ हमारे पास क्या आता है, इरिथ्रोसाइट्स नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे। अगर आप इरिथ्रोसाइट्स की जिक्र करेंगे तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर और साइट का मतलब होता है सेल, यानी एक ऐसा सेल जो हमारे पास कैसा कलर हो, रेड कलर का हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इरिथ्रोसाइट का मतलब, इरिथ्रो का मतलब क्या समझेंगे, रेड कलर, और साइट का मतलब सेल। मोस्ट एबंडेंट सेल है, यानी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स है, जिनकी संख्या कहाँ से कहाँ है बताइए, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास ये रेड कलर की होती हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है उसी को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, इरिथ्रोपोएसिस नाम देते हैं। अब बात आती है कि इरिथ्रोपोएसिस कहाँ कहाँ होती है। जिस ऑर्गन में इरिथ्रोपोएसिस होती है यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऑर्गन को हम इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं। और इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन हमारे पास चिल्ड्रन की अगर बात करेंगे, चाइल्ड के अंदर, तो स्प्लीन और लीवर दोनों के दोनों इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। बट यही अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो रेड बोन मैरो के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे पास इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, वहां पे भी आरबीसी का फॉर्मेशन होती है। रेड बोन मैरो क्या होता है, एक तरीके का लॉन्ग बोन होता है। बॉडी के अंदर जो भी बोन पाई जाती है, लॉन्ग बोन के अंदर ही हमारे पास क्या पाए जाते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है।
क्लियर। फिर उसके बाद हमने कुछ पॉइंट बताया कि शेप एंड स्ट्रक्चर को लेकर के। तो आरबीसी जो होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। सुनेंगे ध्यान से, जब आरबीसी बनी होती है उस समय उसके पास न्यूक्लियस तो पाया जाता है, बट मेचुरेशन के बाद इनके पास आरबीसी क्या होती है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया है इमेच्योर के अंदर आरबीसी के अंदर क्या पाया जाए, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मेचुरेशन के बाद क्या होता है कि हमारे पास आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है, यानी मेच्योर आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये कहा कि कैमल और लामा, इनकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और ओवल शेप्ड की होती है। जबकि ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है। कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है। अगर इनकी बात करते हैं, ये बाइकॉन्केव बताया गया है, यहाँ पे 3 to 4, यहाँ पे 2 to 3, यानी लगभग लगभग इनकी जो साइज बताई जाती है वो 7 से लेकर के 7.5 माइक्रोमीटर की होती है। फिर हमने ये कहा कि आरबीसी का जो काउंट होता है वो मेल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, यानी मेल में आरबीसी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा है, फीमेल के अंदर थोड़ी सी कम आरबीसी पाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बढ़ेंगे तो अब बात आती है कि आरबीसी के अंदर हम 3 तरीके की चीजें देखेंगे। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन में NaCl का कंसंट्रेशन कितना था, 0.9% वॉल्यूम था। क्लियर। अब हमने ये कहा कि अब इस आरबीसी को हम अलग अलग सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस आरबीसी को उठा करके हमने 3 जगह पे रखने की कोशिश की। एक हमने कहाँ पे रखने की कोशिश की, आइसोटोनिक सोल्यूशन में। एक कंसंट्रेट कहाँ पे रखने की कोशिश की, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, और एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन, टॉनिक क्या है, टोनिसिटी का मतलब होता है कि एक तरीके का कंपेरेटिव टर्म है। कैसा टर्म है, कंपेयर किया जाता है। जैसे हम लोग अपने दोस्तों में कहते हैं मैं तुमसे पढ़ने में तेज हूँ, मैं तुमसे पढ़ने में तेज हूँ, हम अपने दोस्तों में कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर किस लेवल पे है, बेंच वाइज है, क्लास वाइज है और स्टेट वाइज है, ऐसे ही हम कह सकते हैं इंडिया लेवल पे। तो यानी ये जो अब आपको भी सपना लग रहा होगा कि क्लास 9th में हम तो पढ़ने में बहुत तेज थे, 10th में बहुत तेज थे, 12th में हमारे इतने परसेंटेज थे। जरूरी नहीं है कि नीट आप क्वालिफाई करिए। नीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के नीट में सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे एक से एक धुरंधर है। आपको लग रहा होगा कि हम स्कूल के टॉपर हैं, हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आप भूल जाइएगा। जो निरंतर प्रयास करेगा उसी का नीट में सिलेक्शन होगा। आपसे अगर आप एक समय भी गंवा रहे हैं, एक टाइम, एक सेकंड भी, तो समझ लीजिएगा कि ये समय बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपकी स्टडी करने का। जिस समय आप रील्स देख रहे होते उस समय कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, बहुत दिल लगा करके मेहनत करिए और दिन रात पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साल आपके लिए है बहुत ही क्रूशियल। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, देखते हैं। अब यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने ये कहा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा, तो हमने ये देखा कि आइसोटोनिक का क्या देखा कि दोनों का कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो जाहिर सी बात किसी भी तरीके का आयंस का मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर। तो नो मूवमेंट हमें दिखा और आरबीसी के शेप में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आए। जबकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देखने को मिला, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के कंपेयर में आरबीसी के अंदर टोनिसिटी क्या हो गई, कम पड़ गई। अब टोनिसिटी अगर कम पड़ गई तो जाहिर सी बात आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन NaCl कम था, तो वहां से वाटर बाहर निकलने लगेगा, यानी वाटर का मूवमेंट कहाँ होने लगेगा, बाहर की तरफ होने लगेगा, बाहर की तरफ होने लगेगा, और आरबीसी हमारा श्रिंक कर जाएगा। कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% वॉल्यूम से क्या है, कम अगर दिखाई दे रहा है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब वाटर क्या है, बाहर से अंदर की तरफ आने लगेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। क्लियर। तो ये आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगी, और कई बार ऐसा भी होगा कि ये बर्स्ट कर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन, सभी की, अगर आप धरती पर अगर आए हैं तो मरना तो तय है। सेम यही बात आती है आरबीसी के लिए। अगर आरबीसी की बात करेंगे तो लाइफ स्पेन जो होती है आरबीसी की 120 डेज होती है, लगभग लगभग 4 महीने की आ रही है। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है कहाँ पे, स्प्लीन में। और स्प्लीन के अंदर जैसे डिस्ट्रॉय होती है तो इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर। कुछ बातें हमारे पास जनरल नॉलेज थी, ये हमने पढ़ा दिया था पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में।
हमने ये कहा था कि अगर ये आरबीसी का शेप है बाई कॉनकेव, तो हमने ये कहा था इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जा रही है। हीमोग्लोबिन एक तरीके का क्या था, हमने बताया था हीमोग्लोबिन एक तरीके का क्या है, कंजुगेट प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? कंजुगेट प्रोटीन है। और कंजुगेट अगर प्रोटीन अगर हम बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट दोनों आ रहे हैं। और हीम पार्ट में हमारे पास क्या है, आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ग्लोबिन पार्ट क्या है, एक तरीके का प्रोटीन पार्ट है। जब भी हमारे पास ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन का, तो हमारे पास जो प्रोटीन पार्ट होते हैं वो तो टूट जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं हमारे पास आयरन पार्ट, और यही स्टोर होकर के हमारे आयरन लेवल बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर। और हमने ये कहा कि हीम एडल्ट के अंदर दो अल्फा चैन होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, बीटा चैन होते हैं। और हमने ये कहा कि फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है, दोनों का हीमोग्लोबिन अलग है, एडल्ट का हीमोग्लोबिन अलग है, फीटल का हीमोग्लोबिन अलग है। फीटल के हीमोग्लोबिन में क्या आ जाता है, गामा ग्लोब आ जाता है, गामा चैन आ जाती है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो अल्फा चैन और दो हमारे पास डेल्टा चैन या गामा चैन कहते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमने ये कहा कि अगर एक स्पेशल केस में बता रहा हूँ, स्पेशल केस हमने ये कहा कि अगर कोई भी पर्सन के पास आरबीसी का लेवल अगर काउंट है, कम है, यानी इरिथ्रोसाइटोपेनिया, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। पेनिया टर्म का मतलब होता है डिक्रीज, पेनिया टर्म का मतलब क्या समझते हैं बताइए, डिक्रीज लेवल। ये जो डिक्रीज लेवल है वही है, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, काउंट कम है, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की भी काउंट कम होगी। अगर हीमोग्लोबिन की अगर काउंट कम हो रही है तो ऑक्सीजन से बाइंड करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, तो यानी ऑक्सीजन सही से बाइंड नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ अगर बाइंड नहीं कर पाएंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और शॉर्टेज होने की वजह से ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे किडनी सेल्स को। और किडनी सीक्रेट करती है एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम होता है क्या, इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन एक तरीके का प्रोटीन हार्मोन है, क्लियर। और ये जो इरिथ्रोपोइटिन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ आरबीसी, और ये आरबीसी के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है और लगातार आरबीसी बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आता है कि डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं, क्लियर। डब्ल्यूबीसी में हमारे पास क्या आता है कि हमने ये कहा कि डब्ल्यूबीसी एक तरीके का कलरलेस होता है, और कलरलेस है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। इसका जो शेप होता है वो अमीबॉयड शेप होता है। अमीबॉयड शेप हमने क्यों बोला, क्योंकि अमीबॉयड शेप एक तरीके का ऐसा शेप है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता डब्ल्यूबीसी का, और यही डिफरेंट टाइप्स के शेप एंड स्ट्रक्चर को लेकर के ही यहाँ पे 5 तरीके के डब्ल्यूबीसी बताई गई है। यानी हम ग्रेनुलो और एक ग्रेनुलो की नहीं बता रहे हैं, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इनकी जिक्र कर रहे हैं हम। यानी 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है, और उनमें भी हमारे पास क्या है, इनकी लाइफ स्पेन क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है, लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि अबाउट 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के आसपास होती है इनकी लाइफ स्पेन। और ये न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर देख करके हमने इनको क्या किया है, डिवाइड किया है। ध्यान से देखेंगे, अब हमने ये कहा कि डब्ल्यूबीसी के जो साइज है वो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युल्स पाए गए उनको हमने क्या बोला, ग्रेन्युलोसाइट्स। जिनके साइट हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ग्रेन्युल्स एब्सेंट है, उनको हमने ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोल दिया। अगर हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की तो इनमें इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इजिनोफिल्स क्या है, इनको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसी तरीके की हमारे पास क्या होती है कि इजिनोफिल्स होती हैं जो एसिडिक डाइज करने से ही, हमें स्टेनिंग करने से ही पता चलता है। तो ये स्टैंड विद एसिडिक डाइज, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और कभी कभी इसका कुछ लिया जाता है स्ट्रक्चर, डम्बल शेप्ड की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। फिर ये क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में। बेसोफिल्स क्या करते हैं, 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस होती है इनके पास, 0.1 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1% के आसपास होती है। ये बेसिक डाइज से स्टैंड की जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। ये सब क्या है, इन्फ्लामेशन के दौरान में ये सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं, और जब भी एक्टिवेट होती हैं तो ये सब इनमें मदद करती है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास मल्टीलोब्ड होती है, और इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है 60 से लेकर के 65%।
और ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, और फैगोसिटिक नेचर के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बारे में बताया गया है कि ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं इनके पास, और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं इनके पास। कैसा शेप दिखाई दे रहा है आपको? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये मोटाइल होती हैं और फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। और ये क्या बनाती है? मैक्रोफाजेस बनाते हैं, जो कि हमारे किस में मदद करते हैं बताइए? ये किस में मदद कर रहे हैं? डिफेंस सिस्टम में मदद कर रहे हैं। क्लियर? आगे की तरफ हम नेक्स्ट टाइप स्लाइड में आते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया था हमारा। लिम्फोसाइट्स के बारे में ये बताया गया है आपसे कि ये 20 से लेकर के 25% पाए जाते हैं, और ये सिंगल लोब्ड हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस नजर आ रहा है इनके पास। ये किस में मदद करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं हमारे किस में? ये भी डिफेंस सिस्टम में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं बताइए? डिफेंस सिस्टम में, या फिर हम कह सकते हैं इम्यूनिटी में मदद कर रहे हैं। आगे चल करके ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? एक बी लिम्फोसाइट्स में और एक हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? ये डिवाइड होते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स को आपको हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है? हमारे पास एक तरीके का थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम ब्लड प्लेटलेट्स है। अब इसका मेन काम क्या है? इनका काउंट क्या है? तो नॉर्मल काउंट होता क्या है? ये बनता कहाँ पे बताइए? रेड बोन मैरो में ही बनता है। ये राउंड ओवल शेप्ड के ही होते हैं, और यहाँ पे क्या बताया गया है? ये विदाउट न्यूक्लियस। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो स्पिंडल शेप्ड के भी कई बार ऐसे होते हैं। क्यों हम बता रहे हैं? आपको समझ में आना चाहिए। हमने ये कहा कि प्लेटलेट्स टर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे मैमल्स के लिए टर्म यूज करते हैं। प्लेटलेट्स यूज टर्म किसके लिए यूज हो रहा है बताइए? सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के लिए यूज हो रहा है, और ये विदाउट न्यूक्लियस है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब फ्रेगमेंटेशन होता है इनका, तब। यानी प्लेटलेट्स एक तरीके के सेल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है किसका? ऑफ मेगा कैरियोसाइट। किसका बताइए? मेगा कैरियोसाइट्स। यानी एक तरीके का ऐसा सेल्स जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस है, और जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस है उसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। इनके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स एक तरीके के सेल नहीं कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? नॉर्मल काउंट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख होती है। अगर नंबर ऑफ नॉर्मल काउंट क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की घट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और ये अफेक्ट करता है किसको? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ प्लेटलेट्स की, तो फंक्शन में ये किस में मदद करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहे हैं। ये रिपेयर करते हैं इंडोथेलियम। जब कोई भी हमारे सेल्स जो होते हैं इंजर्ड हो जाती हैं, इंडोथेलियम की कैपिलरीज फट जाती हैं, तो उसको ये क्या किस में मदद करते हैं? रिपेयरिंग करने में काम आते हैं। और ये क्या करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। और ये ड्यूरिंग इंजर्ड की बात हो रही है, ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? ब्लड प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो लगभग क्या होता है? अक्सर कम हो जाता है। किस कंडीशन में? किस कंडीशन में कम हो रहा है बताइए? डेंगू के केस में और परप्यूरा डिजीज के केस में। अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन इनकी कितनी होती है? लगभग 1 वीक के आसपास की होती है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी अगर बात करेंगे लाइफ स्पेन की, सॉरी, नंबर ऑफ काउंटिंग की, तो सबसे पहले कौन आता? सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, फिर ऐसे ही सबसे कम की बात आएगी तो बेसोफिल्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बनाए हुए हैं हर एक ब्लड सेल्स की। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बताइए? आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब बताइए इनका काउंट बताइए कितना है? बताइए 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। इनका कितना है बताइए? 1.5 लाख से लेकर के कितना? 3.5 लाख है। फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो ये कितना? 60 से लेकर के 65%। लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 25% हमने बताया था। मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो कितना परसेंट? 6 to 8% हमने बताया था। इजिनोफिल्स की बात करेंगे तो 2 to 3% हमने बताया था।
अगर बेसोफिल्स की बात करेंगे तो बहुत ही कम 0.5 से लेकर के आई थिंक 1%। ये परसेंटेज के ही बेसिस पे हमने क्या किया है, अलग किया है ना। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये प्लेटलेट्स अगर कम हो गए तो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट हमने क्या कितना बताया था, 6000 से 8000। अगर अब नॉर्मल कंडीशन में डिक्रीज कर जाए, ठीक है, हमने ये कहा कि अब नॉर्मल कंडीशन में अगर डिक्रीज कर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर कम हो जाता है तो इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है, और डॉक्टर कहता भी है कि सफेद जो हमारे पास ब्लड है वो बन नहीं पा रहा है, कमजोरी आने लगती है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कैंसर का नाम क्या है, ल्यूकीमिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ब्लड ग्रुप। और हमारे पास ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने ये कहा कि हमारे यहाँ जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो एंटीजन एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है, उन्हीं के प्रेजेंस में अगर प्रेजेंट है या अब्सेंट है वो एंटीजन, वही डिसाइड करता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो हमने ये कहा कि ब्लड ग्रुप ऑफ एनी इंडिविजुअल इज डिपेंड ऑन किस पे, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अगर एंटीजन अगर हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा, अगर एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप नहीं होगा। और अगर कई बार ऐसा होता है जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो एक्चुअली में वो जीरो ब्लड ग्रुप होता है, उनमें किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं पाया जाता। तो एंटीजन क्या है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो कि आरबीसी के सरफेस पे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, आरबीसी के सरफेस पे पाई जाती है। और इनका नाम हमने बोला है एंटीबॉडी जनरेटिंग फैक्टर। फिर हमने ये कहा कि एंटीजन किसमें मदद करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने के काम में ये आते हैं। फिर हमने ये कहा कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो एंटीबॉडी बना कौन रहा है बताइए, एंटीजन। और एंटीबॉडी बनाता कौन है, एक्चुअल में प्लाज्मा सेल्स बना रही थी, याद आ रहा है। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास प्लाज्मा जो होती है प्रेजेंट होती है हमारे पास कहाँ पे, ब्लड के अंदर ही तो वर्क ये किसके काम कर रहा है, एंटीजन के ही काम कर रहा है। क्लियर। जैसे हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो जाहिर सी बात है उनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता होगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इनके पास जो एंटीजन बी होगा उनके आरबीसी के सरफेस पे ही पाया जाता होगा। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी इनके सरफेस पे पाए जा रहे हैं। और अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप एंटीजन है ही नहीं तो यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। हमें यही बात याद रखना है कि जिसके पास अगर एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगा, यानी एंटीबॉडी अगर ए हो गया तो आपस में क्या हो जाएगा, बोलिए, ये लोग आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन उसके पास बी है तो इनके पास एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। फिर हमने ये कहा कि एंटीजन की अगर बात करते हैं तो एंटीजन में हमारे पास क्या आते हैं कि ए एंड बी आते हैं। क्लियर। तो एंटीजन अगर ए और बी दोनों पाए जा रहे हैं तो किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। फिर हमने ये कहा कि अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन तो नहीं है बट एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों तरीके के इनके पास पाए जाएंगे। क्लियर। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं तो आगे चलते हैं, हम कुछ बातें बताते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक पर्सन है और उसके पास वो ब्लड डोनेट करने जा रहा है, और ब्लड डोनेट करने जा रहा है तो उसका हम एंटीजन मैच कराते हैं। हमेशा लेने वाले का एंटीजन और देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का हम एंटीबॉडी मैच कराएंगे। जहां पे अगर मैच कर जाती है तो उसी को हम बोलते हैं कंपेटिबिलिटी मैच कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे ही ब्लड इसने दिया तो इसके पास एंटीजन जाएगा, और एंटीजन हमारे पास क्या होता है, जैसे इनके पास गया तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनके यहाँ, इनको आ करके इनको रिसीव करते हैं और ये पहचानते हैं, और ये बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है, एक प्लाज्मा सेल्स बनाता है और एक मेमोरी सेल्स बनाता है। प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करती है किसके लिए, एंटीबॉडी और इसी के अगेंस्ट, ठीक है। और मेमोरी सेल्स क्या करता है, याद रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर की, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ध्यान समझेंगे। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप में पढ़ा रहा हूं। तो कितने तरीके के ब्लड ग्रुप है हमारे पास, एक ए, एक हमारे पास बी, एक ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है।
इतने टाइप्स के ब्लड ग्रुप हमारे पास पाए जा रहे हैं। अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या समझेंगे? इनके पास जो एंटीजन है वो ए होगा और इनकी जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप बी है तो इनके पास जो एंटीजन होगा वो बी होगा और इनके पास जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी? ए होगी। अगर इनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो इनके पास जो एंटीजन होगा वो क्या होगा? ए और बी दोनों होंगे और इनके पास जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और इनके पास अगर बात की जाएगी तो इनके पास जो एंटीजन होगा वो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जबकि एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी जो होगा वो ए और बी दोनों होंगे। क्लियर? अब हमें ये बताना है कि अगर कोई भी ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ये ब्लड ग्रुप ए को ही दे सकता है या फिर इनको दे सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका एंटीजन अगर मैच कर रहा है तभी तो बात बनेगी। क्लियर? ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ओ वाला सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन तो है ही नहीं। क्लियर? तो लड़ेगा किससे? तो यानी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। एक तरफ हमने क्या किया? डोनर, और एक तरफ हमने क्या किया? रेसिपिएंट। हमने क्या कहा कि डोनर का हमेशा एंटीजन और रेसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी ही मैच कराना है। तो डोनर का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए होगा, तो ब्लड ग्रुप ये किसको देगा बताइए? जिसके पास एंटीजन एंटीबॉडी बी होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है उसका। क्लियर? अब इनके पास भी क्या होगा? यहाँ पे भी ए दिख रहा है एंटीजन, तो ये मैच करा देंगे हम। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन बी होगा। बी वाला हमारे पास किसको दे सकता है? ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी क्या है? ए है। क्लियर? और हमारे पास क्या आता है? ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं, तो झगड़ा नहीं होगा। फिर हमने कहा कि अगर कोई भी ब्लड ग्रुप बी है और ए दोनों पाए जा रहे हैं एंटीजन, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है? ए बी वाले को ही दे सकता है। क्लियर? किसको दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ इनको ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। क्लियर? फिर हमने कहा ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, तो सभी को बांट सकता है। क्यों? क्योंकि चांसेस ही नहीं किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं।